गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 32 कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीज का पार्ट 1। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज माइक्रोबियल डिसीजेस। डिसीज कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज इन्फेक्शियस डिसीज और माइक्रोबियल डिसीज। तो जो डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है उसे हम माइक्रोबियल डिसीज बोलते हैं या फिर इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। तो जैसा कि हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये माइक्रोन साइज में रहते हैं जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, बट वो हमारे चारों ओर है और कब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पे अटैक कर रहा है और हमारे सिस्टम में जा रहा है ये हमें पता नहीं चलता और उससे ही फर्दर हमें डिसीज होता है। तो उसके अगेंस्ट कौन से ड्रग काम करते हैं उसका डिस्कशन आज हम करेंगे, स्पेशली कीमोथेरेपेटिक ड्रग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियाज आते हैं, वायरसेस आते हैं, फंगाई आते हैं। तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें नेकेड आइज से दिखते नहीं है, पर ये बहुत ही छोटे माइक्रोन साइज में रहते हैं और ये कभी भी एक्टिव होके हमें इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कीमोथेरेपी क्या है जो हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं। ये कीमोथेरेपी वर्ड क्या है? इट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज सो एज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डैमेजिंग द होस्ट टिश्यू। तो कीमोथेरेपी ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को बोलते हैं जो कि इन्फेक्शियस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो ड्रग है और कंपाउंड है ये क्या करता है, जो भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में डिसीज प्रोड्यूस कर रहा है उसे किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है विदाउट डैमेजिंग द होस्ट टिश्यू। होस्ट टिश्यू कौन है? हम हमारे अंदर के वेरियस ऑर्गन में जो वेरियस काइंड ऑफ टिश्यूज है वो होस्ट टिश्यू है फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो होस्ट टिश्यू है। तो कीमोथेरेपिक कंपाउंड क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, बट जो होस्ट टिश्यू है और हम जिससे बने हुए हैं टिश्यू से उसे कोई भी डैमेज प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये है कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का डेफिनेशन। अब एंटीबैक्टीरियल कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स जो है ये 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किए हुए हैं। फर्स्ट है बैक्टीरियासाइडल। बैक्टीरियासाइडल मीन्स ऐसे एजेंट जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके एग्जांपल्स में आते हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड, कोट्रेमाजोल्स, आइसोनियाजाइड। ये सब बैक्टीरियोसाइडल्स है। बैक्टीरियोसाइडल्स ऐसे ड्रग होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसे ड्रग है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो हो रही है उसे स्टॉप करने का काम जो करते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग और एजेंट्स करते हैं। मीन्स ये बैक्टीरियाज को मारते नहीं है, बट उन्हें इस तरीके से म्यूटेट कर देते हैं बैक्टीरिया को जिससे कि वो फर्दर मल्टीप्लाई ना हो सके और रेप्लिकेट ना हो सके। तो इसमें आते हैं सल्फोनामाइड्स, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ट्राइमिथोप्रिम, लिंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। ये सब एग्जाम्पल बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स के हैं। अभी हम फर्स्ट जो है बैक्टीरियोस्टैटिक कैटेगरी में आता है सल्फोनामाइड कैटेगरी, इसको डिस्कस करेंगे जो कि यूज होता है फॉर माइक्रोबियल डिसीज। द एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फोनामाइड ब्रैकेट में SO2NH2 ग्रुप जो है, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं एंटीबैक्टीरियल उसे हम बोलते हैं सल्फोनामाइड, जिसमें सल्फोनामाइड ग्रुप होता है SO2NH2 और जो कि एंटीबैक्टीरियल का प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम सल्फोनामाइड कैटेगरी का ड्रग बोलेंगे। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। तो सल्फोनामाइड्स में 2 टाइप के सल्फोनामाइड्स आते हैं। एक यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन और दूसरा जो होता है यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लोकल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो पहला जो ड्रग है ये
सिस्टेमिक इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, और दूसरा जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए होता है। तो इसमें भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन में 3 कैटेगरी है, एक है शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, दूसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड, और तीसरा है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। तो शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड के एग्जाम्पल है सल्फानिलामाइड, सल्फाडाइजिन, सल्फासिटामाइड। उसके बाद जो इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग है उसमें है सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फाफिनाजोल। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड में है सल्फोमिथॉक्सी, पायरिडाजिन और सल्फाडाइमिथॉक्सिन। तो ये जो है सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए यूज होते हैं। अब सिस्टेमिक इन्फेक्शन मीन्स जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन और ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी को बहुत ज़्यादा सिस्टेमिकली हैम्पर करते हैं, वेरियस पार्ट में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। अब लोकल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए 2 ड्रग है, सल्फाग्वानिडिन और सक्सिनिल सल्फाथायाजोल। तो ये 2 ड्रग जो है ये लोकल इन्फेक्शन के लिए जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में यूज करते हैं। अभी हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ही है। मीन्स ये सल्फोनामाइड का मेन जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो बैक्टीरिया पे एक्ट करना और उनकी जो ग्रोथ है उन्हें स्टॉप करना, यही काम है हमारे सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग का। मीन्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। They are effective against variety of gram positive and gram negative organism such as streptococci, gonococci, staphylococci, pneumococci and meningococci, clostridium, bacillus, E. coli and actinomyces। तो ये इतने सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज है। इस पे सल्फोनामाइड एज ए एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ग्राम पॉजिटिव ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ग्राम स्टेन को पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, और ग्राम नेगेटिव ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ग्राम स्टेन को निगेटिव रिस्पांस देते हैं। तो ये सिंपल आप ध्यान में रखिए, इसका डिस्कशन हम फिर कभी करेंगे। तो सल्फोनामाइड जैसा कि हमने पहले बोला था कि ये मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक है, बट इसका अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन स्पेशली इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया गया तो ये बैक्टीरियोसाइडल करके भी काम करता है। मीन्स स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में बैक्टीरियोस्टैटिक करके काम करेगा। जो भी ग्रोथ हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का और बैक्टीरियाज का, उन्हें स्टॉप करने का काम जो है सल्फोनामाइड करता है बहुत अच्छी तरीके से। बट इसको अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर हम देते हैं तो ये बैक्टीरियोसाइडल करके भी काम करता है। बट इसकी जो बैक्टीरियोसाइडल इफिकेसी जो है, क्लिनिकल इफिकेसी एज अ बैक्टीरियोसाइडल, ये बहुत ही लेस है एज कंपेयर टू एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं एज कंपेयर टू सल्फोनामाइड। तो इसीलिए जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो मोस्टली डॉक्टर आपने देखे होंगे एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं, एंटीबायोटिक ही प्रिस्क्राइब करते हैं एज कंपेयर टू सल्फोनामाइड। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। अभी हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा, मीन्स किस तरीके से कौन सा प्रॉपर्टी है सल्फोनामाइड का। अब ये कौन सा मैकेनिज्म से वो प्रॉपर्टी शो करता है वो हम देखते हैं। सल्फोनामाइड्स हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिसे हम पावा भी बोलते हैं, ठीक है। हेंस इट कम्पीट विथ पावा इन बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म। तो सल्फोनामाइड जो होता है ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जैसा ही स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। मीन्स दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों दिखने में एक जैसे ही दिखेंगे। तो
बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया क्या करता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को यूज करता है फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म। तो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म करने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को यूज करता है। तो जिसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसे हम जब सल्फोनामाइड दे देंगे तो सल्फोनामाइड क्या करेगा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ कंपटीशन लगाएगा विथ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया पे जो साइट है वहां पे सल्फोनामाइड और पावा में कंपटीशन लग जाएगा, जिसमें सल्फोनामाइड जीत जाएगा। और सल्फोनामाइड जीतने के बाद क्या हो जाएगा कि वो बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा और डैमेज कर देगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि पाबा से बैक्टीरिया क्या करता है। तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड बैक्टीरिया ले लेता है और उससे फिर फोलिक एसिड बनाता है, और ये फोलिक एसिड को फिर बैक्टीरिया यूज करता है। ठीक है, तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से क्या बनेगा, फॉलिक एसिड, और ये फॉलिक एसिड कौन बनाएगा, बैक्टीरिया बनाएगा। और ये इसका प्रोसीजर है बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ही होगा तभी फोलिक एसिड बनेगा। मेटाबॉलिज्म नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कुछ चीज़ें बनती है जिसे हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और कुछ चीज़ें टूटती है और तोड़ते हैं, कुछ एंजाइम कुछ बैक्टीरिया, उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से फोलिक एसिड बन रहा है ड्यूरिंग बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म। बट जब सल्फोनामाइड वहाँ आ जाता है और कोई भी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है और वो जब भी सल्फोनामाइड कंज्यूम कर लेता है, तो सल्फोनामाइड क्या करता है, वो फोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम जो होता है, जो कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से फोलिक एसिड बना रहा है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। कौन, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड फोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से फोलिक एसिड नहीं बन जाता। ठीक है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से फोलिक एसिड नहीं बन पाता, और यहाँ पे ही हमारा सल्फोनामाइड का मेन काम है। मीन्स ये जो है, ये फोलिक एसिड सिंथेसिस से जाके बाइंड हो जाएगा और फोलिक एसिड सिंथेटेज सल्फोनामाइड्स के साथ एंगेज हो जाएगा, जिसके वजह से पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से फोलिक एसिड बन नहीं पाएगा, और उसके वजह से बैक्टीरियल सेल में इंजुरी प्रोड्यूस होगा। इंजुरी क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फोलिक एसिड का डिफिशियंसी प्रोड्यूस होगा। फोलिक एसिड का डिफिशियंसी प्रोड्यूस हुआ तो बैक्टीरियल सेल को फोलिक एसिड नहीं मिलेगा, और अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल डैमेज हो जाएगा, उसको इंजरी हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देगा। सच इंज्योर्ड बैक्टीरियल सेल कैन बी इजीली फैगोसाइटोसाइज्ड। तो ये फैगोसाइटोसाइज्ड ये क्या है कि भाई जो हमारे बॉडी में सेल्स है, वो सेल क्या करेगी, ये बैक्टीरियल सेल को क्या कर लेंगे, ऐसा ट्रैप कर देंगे और अल्टीमेटली इसको पूरा खत्म कर देंगे और किल कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सल्फोनामाइड है, ये सल्फोनामाइड सिर्फ उसका जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस का प्रोसेस है उसे स्टॉप करता है, किल नहीं करता, इसलिए इसको बैक्टीरियोस्टैटिक बोला है। किल करने का काम जो है हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल में जो भी फैगोसाइटोसिस होता है, वो वाइट ब्लड सेल क्या करेगी, बैक्टीरियल सेल को पकड़ लेंगे और उसको फाइनली फिर किल कर देंगे। ठीक है, सल्फोनामाइड्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फोलिक एसिड। तो ये सल्फोनामाइड जो है ये ऐसे ही माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ऐसे ही माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव है, जो कि खुद का फोलिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं। और ये सल्फोनामाइड जो है ये ऐसे इन्फेक्शन में काम नहीं करते जहां पे पस फॉर्मेशन होता है, जहां पे प्रेजेंस ऑफ पस होता है, वहां पे ये
सल्फोनामाइड काम नहीं करता है। अब हम सल्फोनामाइड रेजिस्टेंस देखते हैं और उसके एडवर्स रिएक्शन क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो सल्फोनामाइड रेजिस्टेंस में अ वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, निमोकोकाई acquire resistance to sulfonamide. Some of these organisms synthesize folic acid synthetase with a lowered affinity for sulfonamide. तो कोई पेशेंट को कंटिन्यूली वही इन्फेक्शन हो रहा है ड्यू टू स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, निमोकोकाई, तो उनमें क्या हो जाता है कि भाई एक टाइम ऐसा आ जाता है वो पेशेंट में जब भी नेक्स्ट टाइम ये इन्फेक्शन हो गया ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकाई, निमोकोकाई, तो वो जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं सल्फोनामाइड के अगेंस्ट। मीन्स वो पेशेंट को सल्फोनामाइड देंगे भी तो भी उनको इन्फेक्शन से आराम नहीं मिलेगा। क्यों आराम नहीं मिलेगा? क्योंकि वो म्यूटेट हो जाएंगे। म्यूटेट मीन्स म्यूटेशन हो जाएगा उनमें, जिसके वजह से वो खुद का ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर लेंगे जो कि सल्फोनामाइड का जो इफेक्ट है उसको भी रेजिस्ट कर सके। मीन्स सल्फोनामाइड जब भी स्टेफिलोकोकाई पे और निमोकोकाई पे अटैक करने जाएगा तो वहाँ पे जो फोलिक एसिड सिंथेटेज है जो कि स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रिप्टोकोकाई, निमोकोकाई जो है जो बना रहे हैं वो एंजाइम, वो इतना पावरफुल बन जाएगा कि वो सल्फोनामाइड को उतना रिस्पॉन्स नहीं देगा। वो लोअर एफिनिटी रहेगा सल्फोनामाइड का टुवर्ड्स फोलिक एसिड सिंथेटेज और इजीली वो सर्वाइव कर जाएंगे और उनका इन्फेक्शन कंटिन्यू रहेगा इन दैट पेशेंट। ठीक है, वो पेशेंट में वो इन्फेक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। अगर एक ही ड्रग से वो पेशेंट को कंटिन्यूसली ट्रीट कर रहे हैं और हम सल्फोनामाइड से वो पेशेंट को कंटिन्यूसली ट्रीट कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पेशेंट को सल्फोनामाइड से आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है वो म्यूटेट हो जाएंगे और वो म्यूटेट हो गए तो अल्टीमेटली उसके अंदर का फोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम भी जो है वो भी म्यूटेट हो जाएगा और उसका जो है एफिनिटी सल्फोनामाइड के तरफ वो भी कम हो जाएगा और सल्फोनामाइड कुछ भी नहीं कर पाएगा, उन्हें रोक नहीं पाएगा। अब एडवर्स रिएक्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है इंटॉलरेंस। कोई जो पेशेंट है उसे वो टॉलरेट नहीं हो पाएगा सल्फोनामाइड ड्रग टॉलरेट नहीं कर पाएगा कोई पेशेंट। किसी पेशेंट में फीवर दिखेगा, स्किन रैशेज दिखेगा, जॉइंट पेन दिखेगा, ब्रोंकोस्पाज्म दिखेगा, टॉक्सिक हिपेटाइटिस भी दिख सकता है, टॉक्सिक नेफ्रेटाइटिस भी दिख सकता है। उसके अलावा एक्यूट हेमोलाइटिक एनीमिया भी पेशेंट में दिख सकता है। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर सल्फोनामाइड यूज किया गया है किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट देने के लिए तो उनमें रीनल इरिटेशन दिखेगा। मीन्स जो भी रीनल और यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पे इरिटेशन उसको होगा सल्फोनामाइड के ट्रीटमेंट की वजह से। इसके अलावा जो यूरिन फ्लो है, यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। उसके बाद क्रिस्टल यूरिया मीन्स यूरिन में क्रिस्टल्स भी आ सकते हैं। हेमाट्यूरिया में यूरिन के साथ ब्लड भी निकल सकता है। तो ये सब चीज़ें यूरिनरी ट्रैक्ट जो भी पेशेंट को इन्फेक्शन है और वो पेशेंट को हम सल्फोनामाइड एज अ ड्रग दे रहे हैं तो उसमें ये एडवर्स इफेक्ट दिख सकते हैं। तो ये एडवर्स इफेक्ट हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट ने जो है वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा यूरिन को अल्कलाइन करने के लिए हम वो पेशेंट को दूसरे ड्रग दे सकते हैं, या फिर जो सल्फोनामाइड हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल ड्रग के बजाय हम कॉम्बिनेशन में वो पेशेंट को दे सकते हैं, जिसके वजह से रीनल इरिटेशन हो गया, यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम हो गया, क्रिस्टल यूरिया हो गया, हेमाट्यूरिया हो गया, ये सब प्रॉब्लम जो है मिनिमाइज कर सके। तो ये चीज़ हम ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सल्फोनामाइड्स रादर देन सिंगल ड्रग। तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे डिफरेंट सल्फोनामाइड्स का बजाय सिंगल ड्रग के।
इसके बाद अग्रैनुलोसाइटोसिस भी सल्फोनामाइड का एक एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद अप्लास्टिक एनीमिया भी ये एक सल्फोनामाइड का एडवर्स रिएक्शन है। अग्रैनुलोसाइटोसिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स और डिफिशियंसी ऑफ वाइट ब्लड सेल, ये सल्फोनामाइड प्रोड्यूस करता है। जो भी पेशेंट ले रहा है उसमें जो वाइट ब्लड सेल है उसका डिफिशियंसी सल्फोनामाइड करता है, जिसके वजह से वो पेशेंट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कम हो जाता है। जैसा कि हमारा बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ब्लड में वाइट ब्लड सेल होते हैं जो कि एज अ डिफेंस मैकेनिज्म करके काम करते हैं। तो अग्रैनुलोसाइटोसिस में जो ग्रैनुलोसाइट्स है वो कम हो जाते हैं और वाइट ब्लड सेल जो है वो कम हो जाते हैं, जिसके वजह से पेशेंट में इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक सल्फोनामाइड का ड्रॉबैक है। इसके बाद अप्लास्टिक एनीमिया भी होता है। अप्लास्टिक एनीमिया में सल्फोनामाइड क्या करेगा, बोन मैरो को डैमेज कर देगा, जिसके वजह से बोन मैरो रेड ब्लड सेल भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और जिसके वजह से ब्लड में आरबीसी काउंट कम हो जाएगा और वो पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा, उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा और उसके वजह से दूसरे जो है प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। तो ये इसके साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट है सल्फोनामाइड्स के। इसके बाद कन्फ्यूजन, डिप्रेशन ऑफ सीएनएस, फटीग, साइकिक रिएक्शन, ये सीएनएस रिलेटेड एडवर्स रिएक्शन है सल्फोनामाइड की। मीन्स अगर सल्फोनामाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होने लग गया तो उसकी वजह से पेशेंट को कन्फ्यूजन प्रोड्यूस होगा। डिप्रेशन ऑफ सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट को थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा साइकिक रिएक्शंस भी दिख सकती है कुछ पेशेंट में अगर सल्फोनामाइड उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट हो गया तो। अब थेरापेटिक यूजेस हम देख लेते हैं। थेरापेटिक यूजेस में एक एक्यूट बैसिलरी डिसेंट्री में सल्फोनामाइड्स को यूज़ करते हैं। दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको यूज़ करते हैं। तीसरा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में यूज़ करते हैं। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में नाइजेरिया मेनिंजाइटिडिस करके बैक्टीरिया होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, तो उसे ही मेनिंगोकोकल और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। उसके बाद हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस भी, इसमें भी सल्फोनामाइड को यूज़ करते हैं। तो हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा है, ये जो है ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसके वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में स्वेलिंग आता है। इसके बाद कंजक्टिवाइटिस वेल नोन है। कंजक्टिवाइटिस मीन्स जिसे हम आंखें आ जाना बोलते हैं। जो आई बॉल होता है हमारा, आई बॉल में जो वाइट पार्ट होता है आईज में, वहाँ पे जब इन्फ्लामेशन होता है और रेडनेस और पिंकीनेस जब आता है उसे हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं और वो पार्ट को हम कंजक्टिविया बोलते हैं। कंजक्टिविया हम उसे बोलते हैं। तो ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये जो है स्प्रेडेबल है और ये इजीली स्प्रेड होता है। जैसा कि बहुत बार बोलते हैं कि जिनकी आंखें आई है उन्होंने चश्मा पहनना चाहिए या फिर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनका जो आंखों का इन्फेक्शन है वो दूसरों को भी हो सकता है। तो इतना 5 कंडीशन में सल्फोनामाइड्स का यूज़ होता है। तो एक्यूट बैसिलरी डिसेंट्री में, डिसेंट्री मीन्स जीआई ट्रैक इन्फेक्शन, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये डायलेट हो जाता है और अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन होता है, वोमिटिंग होता है, नौशिया वोमिटिंग होता है। तो ये एक्यूट बैसिलरी डिसेंट्री में ये चीज़ें होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूरिन का जो फ्लो है उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग होगा। कंजक्टिवाइटिस में जो आई बॉल का वाइट पार्ट है जिसे कंजक्टिविया बोलते हैं, वहाँ पे रेडनेस आ जाएगा और पिंकीनेस आ जाएगा और ये कंटेजियस है, ये कंटेमिनेट होता है इजीली अगर
हम वो पेशेंट के कांटेक्ट में आए तो। अब हम इसमें एक ड्रग देख लेते हैं सल्फोनामाइड में, जिसे हमने बोला है कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल ये जो है ये एक एंटीबैक्टीरियल कॉम्बिनेशन है। ये एंटीबैक्टीरियल कॉम्बिनेशन किसका है? ये है सल्फा मिथॉक्साजोल का और ट्राइमिथोप्रिम का। तो सल्फा मिथॉक्साजोल ये सल्फोनामाइड है और ट्राइमिथोप्रिम क्या है? ये एंटीबायोटिक है। तो सल्फा मिथॉक्साजोल ये 5 पार्ट में रहता है और ट्राइमिथोप्रिम ये 1 पार्ट में रहता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल ये जो है ये कॉम्बिनेशन सल्फा मिथॉक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम का है। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन और ये प्रोडक्ट जो है ये जब हम पेशेंट को देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन एक तो फॉर्मेशन जो है फॉलिक एसिड उसको भी ब्लॉक करता है, इसके अलावा फॉलिक एसिड का यूटिलाइजेशन जो बैक्टीरिया करता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म उसको भी स्टॉप करता है। ये दोनों चीज़ें स्टॉप करता है, एक तो फॉलिक एसिड का सिंथेसिस और उसका यूटिलाइजेशन, ये दोनों में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसलिए इसको ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर लोग इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो कि स्पेशली ई कोलाई से हुआ है, ऐसे क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कोट्राइमोक्साजोल ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा निमोनिया में भी इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट मस्ट टेक एडिक्वेट फ्लूइड टू प्रिवेंट क्रिस्टल यूरिया। तो इससे पहले हमने बोला है कि क्रिस्टल यूरिया भी सल्फोनामाइड का साइड इफेक्ट है, तो वो साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए पेशेंट ने जो है एडिक्वेट फ्लूइड्स लेना चाहिए, स्पेशली वाटर उसने ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, जिसके वजह से क्रिस्टल यूरिया ना हो पाए और यूरिन फ्लो जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन और प्रॉब्लम्स ना हो पाए। इसके अलावा कोट्राइमोक्साजोल का एक ड्रॉबैक है कि भाई ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस कर सकता है, मीन्स करता नहीं है बट कुछ कुछ लोगों में ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस करता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो बहुत बड़े साइज का रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है, बट वो प्री मैच्योर होता है और उसका स्ट्रक्चर भी जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। इसके अलावा उसके अंदर का भी जो अरेंजमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, और ये प्री मैच्योर आरबीसी कोई काम का नहीं होता है। इसीलिए ये जो है ये एक इसका ड्रॉबैक है कोट्राइमोक्साजोल का कि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है बट कुछ पेशेंट में कर सकता है। तो ये एक प्रॉमिसिंग कॉम्बिनेशन है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में स्पेशली दिया जाता है। अभी हम इसके डोजेज एंड प्रिपरेशन देखते हैं। मैंने इसमें हेडिंग चेंज नहीं किया है, थेरापेटिक यूजेज ही रखा है, बट इट्स अ डोजेज एंड प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में सल्फाडाइजिन का 500 mg का टैबलेट मिलता है और इसका डोज पहला इनिशियल डोज 2 to 3 ग्राम का होता है, उसके बाद 1 ग्राम का एवरी 4 to 6 आवर्स का होता है। मीन्स पहले जो इनिशियल डोज है 2 to 3 ग्राम का रहेगा, 500 mg का टैबलेट रहेगा, तो उसको इनिशियल जो है पेशेंट को 2 to 3 ग्राम देना है और उसके बाद 1 ग्राम कंटिन्यू करना है एवरी 4 to 6 आवर्स में। उसके बाद सल्फाडिमिडिन जो है इसका भी 500 mg का टैबलेट आता है और ये 4 to 6 आवर्स में पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद सल्फासॉक्साजोल इसका 2 to 4 ग्राम इनिशियली देता है और उसके बाद 1 to 2 ग्राम जो है पेशेंट को देते हैं एवरी 4 to 6 आवर्स में। उसके बाद सल्फासिटामाइड का आई ड्रॉप्स आता है जिसमें 10 to 30% सल्फासिटामाइड होता है, और इसके अलावा आई ऑइंटमेंट भी आता है जिसमें 6% सल्फासिटामाइड रहता है, जो कि कंजक्टिवाइटिस में यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सल्फोनामाइड पार्ट खत्म हो गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।